जी, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं आपका सेल्स टैक्स। आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस को, कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, ताकि जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हों, तो हमें न्यूमेरिकल में गिवन एडजस्टमेंट्स को हम इज़िली क्या कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें और उससे हम क्या कर सकें, अपने सेल्स टैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। ये आज जो हमने पहली चीज़ डिस्कस करनी है, वो आपकी है कॉटेज इंडस्ट्री। कि कॉटेज इंडस्ट्री मीन्स ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, मतलब कॉटेज इंडस्ट्री जस्ट क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कॉटेज इंडस्ट्री में फॉल कर सकता है। लेकिन उसकी उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। डज नॉट हैव एन इंडस्ट्रियल गैस और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। आपकी जो होते हैं कनेक्शन होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के या इंडस्ट्रियल, आपकी जो गैस के होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो कमर्शियल कनेक्शन होते हैं, जिसको हम इंडस्ट्रियल गैस कनेक्शन भी कहते हैं। एक होते हैं नॉर्मल, जो हम कंज्यूमर कनेक्शन होते हैं। यहाँ पर लॉ कह रहा है कि अगर उसका कॉटेज इंडस्ट्री के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि डज नॉट हैव एन इंडस्ट्रियल गैस और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। जब क्वेश्चन में कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है, ऐसा कोई पॉइंट आता है, तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या यहाँ पर वैसे ही कोई इंडिकेशन दे रहा है कि ये आपकी कॉटेज इंडस्ट्री में फॉल करेगी कि नहीं करेगी। इज लोकेटेड इन ए रेजिडेंशियल एरिया। जी, आपके कुछ होते हैं, क्या होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, जो आपकी स्पेसिफिकली क्या होती हैं, बिजनेस के लिए बनी हुई होती हैं। और कुछ होते हैं जो आपका रेजिडेंशियल एरिया, आपके घर में अगर आप बिजनेस चला रहे हैं इंडस्ट्री टाइप, वो आपकी क्या है, सेकंड कंडीशन है कि वो क्या करेगी, कॉटेज इंडस्ट्री में फॉल करेगी। डज नॉट हैव ए टोटल लेबर फोर्स ऑफ मोर देन 10 वर्कर्स, मतलब क्या है कि मिनिमम मैक्सिमम क्या होने चाहिए, आपके 10 वर्कर्स, आप किसी भी उस इंडस्ट्री में, उस बिजनेस में 10 मैक्सिमम एम्प्लॉयज हो सकते हैं। एंड लास्ट जो कंडीशन है वो है एनुअल टर्नओवर फ्रॉम ऑल सप्लाईज डज नॉट एक्सीड 3 मिलियन रुपीज। ऑल सप्लाईज में आपकी टैक्सेबल सप्लाईज भी हैं, आपकी एग्जाम सप्लाईज भी हैं, एंड आपकी जीरो रेटेड सप्लाईज भी हैं। वो कह रहे हैं कि टोटल जो एनुअल उसकी जो सेल्स होनी चाहिए, इन शॉर्ट, इन सिंपल वर्ड, वो 30 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब अगर उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री को डिफाइन किया है, तो क्या सेल्स टैक्स में उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री को कुछ बेनिफिट्स भी दिए हैं, कोई प्रिविलेजेस दिए हैं कि नहीं दिए? जी, हम देखते हैं कि लोकल सप्लाईज ऑफ गुड्स मेड बाय ए कॉटेज इंडस्ट्री और एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेल्स टैक्स। जी, अगर आपने आइडेंटिफाई करना है, आपको ये 3 नंबर का, 4 नंबर का क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर, डिफाइन कॉटेज इंडस्ट्री। या आप उसमें वो 2 नंबर का भी पूछ सकता है कि जी कॉटेज इंडस्ट्री पे सेल्स टैक्स की क्या इम्प्लीकेशन है, सेल्स टैक्स लॉ कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में क्या कहता है कि उस पर कितने परसेंट सेल्स टैक्स चार्ज होगा। या आपको एक न्यूमेरिकल फॉर्म में, न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ सकता है, जो 4 to 5 मार्क्स का हो सकता है, जिसमें वो आपको डाटा दे देगा और आपको कुछ कंडीशंस का भी हिंट दे देगा कि ये क्या कर रही है, कॉटेज इंडस्ट्री में फॉल कर रही है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा क्या ये कॉटेज इंडस्ट्री है कि नहीं है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या करना होगा, अपना आंसर वहां पर क्या करना होगा, लिखना होगा। ये नेक्स्ट जो हमारी आज की डेफिनेशन है, जो हमने डिस्कस करनी है, कि क्रेस्ट। जी, एफबीआर का एक सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है। आपको पता है कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, आप सेल्स टैक्स लायबिलिटी, सेल्स टैक्स पेबल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आप क्या कैलकुलेट करते हैं, आपने जो सप्लाईज की होती हैं, उनको आप उन पर क्या करते हैं, आप आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करते हैं। फिर आपने जो परचेजेस की होती हैं, उन पर आप क्या करते हैं, इनपुट टैक्स, जो आपने टैक्स पे किया होता है, वो आप क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो आपकी जो सेल्स टैक्स पेबल होता है, वो क्या होता है, आपका आउटपुट माइनस इनपुट का जो नेट अमाउंट होती है। लेट्स सपोज आपको जो आउटपुट टैक्स था, वो आपका था 5 मिलियन, और जो आपका इनपुट टैक्स था वो था 4.5 मिलियन। और ये काफी बड़ी हो गई। जी, आपको जो सेल्स टैक्स पेबल बनता है, वो क्या बनता है, 5 लाख रुपए बनता है। अब एफबीआर क्या करता है, बोर्ड क्या करता है, आप देखें, जिस पर्सन जो आपकी परचेजेज हैं, वो जिससे आपने, जो आपका सप्लायर है, वो क्या है, उसकी सेल्स हैं, उसकी सप्लाईज हैं, तो उसने क्या किया होगा, उस पर आपका जो इनपुट है, वो उसका क्या होगा, आउटपुट टैक्स होगा। तो एफबीआर के पास एक सिस्टम है, मीन्स द computerized program for analyzing and cross matching of sales tax returns।
जो आप अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर इनपुट टैक्स जो परचेजेस आप डिस्क्लोज करेंगे, आप जो इनपुट टैक्स जो परचेजेस डिस्क्लोज करते हैं, जिस पर आप इनपुट टैक्स क्लेम कर रहे होते हैं, आप साथ में इनवॉइसेस भी साथ में क्या करते हैं, अटैच करते हैं, बताते हैं कि हमने इस वेंडर से, इस सप्लायर से क्या किया है, ये चीजें परचेज की हैं, जिस पर हम क्या कर रहे हैं, इनपुट टैक्स क्लेम कर रहे हैं। सिमिलरली जब उसने अपना आउटपुट टैक्स, उसने जब अपनी रिटर्न सबमिट करवाई होगी, तो उसने अपने आउटपुट टैक्स के साथ जो सप्लाईज की जो सेल्स इनवॉइसेस हैं वो भी क्या की होंगी, साथ में बताई होंगी कि मैंने इस कस्टमर को इतनी सेल्स की हैं। अगर आपके सप्लायर ने क्रेस्ट के थ्रू जब एफबीआर क्रॉस मैचिंग करता है, तो क्या देखते हैं कि जो आपने यहाँ पर इनपुट टैक्स क्लेम किया हुआ है एक सप्लायर का, लेट सपोज सप्लायर ए है, वो उसकी जो आपने जिस उस आपने जो परचेज की थी वो है 2,50,000 की। 2,50,000 की। तो लेकिन उसने अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न में उसको आउटपुट टैक्स नहीं दिखाया हुआ, उसने आपकी जो उसने अपनी सेल्स डिस्क्लोज नहीं की, उन्हें सेल्स टैक्स को कम चार्ज करने के लिए उसने क्या किया है, सेल्स टैक्स इवेजन की है। तो लॉ कहता है कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि इस क्रॉस मैचिंग में अगर जो आपने इनपुट इनपुट टैक्स क्लेम की है, अगर आपके सप्लायर ने वो आउटपुट टैक्स डिस्क्लोज ना की हो, तो फिर आपको जो रेलेवेंट इनपुट टैक्स होता है वो इनएडमिसिबल हो जाता है। एक एफबीआर के पास, बोर्ड के पास एक उनकी कंप्यूटराइज सिस्टम है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, क्रॉस मैचिंग करते हैं सेल्स टैक्स रिटर्न्स की, क्या जिसने इनपुट टैक्स क्लेम किया हुआ है, क्या उसके सप्लायर ने उसी रेलेवेंट इनवॉइस का आउटपुट टैक्स भी क्या पे किया है कि नहीं पे किया। फिर हम डिस्कस करते हैं कि ड्यू डेट। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा सेल्स टैक्स का जो टैक्स पीरियड है वो 1 मंथ का होता है, लेकिन ड्यू डेट क्या है पेमेंट की, सेल्स टैक्स पे करने की, रिटर्न सबमिट करवाने की। तो लॉ कहता है कि जिस टैक्स पीरियड की, सेल्स टैक्स पीरियड की आपने सेल्स टैक्स रिटर्न सबमिट करवानी होती है, वो आपने सेल्स टैक्स पीरियड एंड होने से 15th डे के अंदर क्या करनी होती है, सबमिट करवानी होती है सेल्स टैक्स रिटर्न। लेट सपोज आपका जीएफ टैक्स पीरियड है जनवरी का, टैक्स पीरियड क्या होगा, जनवरी 1 से लेकर 31 जनवरी तक। तो जो आपकी ड्यू डेट होगी जनवरी के टैक्स पीरियड की सेल्स टैक्स रिटर्न सबमिट करवाने की, वो 15 फरवरी होगी। मतलब एक मंथ, जिस मंथ का आपने टैक्स रिटर्न जमा करवानी है, उसके 15 डेज के अंदर आपने क्या करना है, उसको सबमिट करवानी है। 15 डेज का जो पीरियड होता है आपका क्या होता है, ड्यू डेट होती है। तो नेक्स्ट चीज हमने डिस्कस करनी है वो क्या है, जीरो रेटेड सप्लाईज गुड्स चार्ज टू रेट टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। हमने अपनी जो सेकंड वीडियो थी सेल्स टैक्स की, उसमें भी इसको थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। इसमें अब इस वीडियो में हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। लॉ कहता है, सेक्शन आपका है आई थिंक 13, सेक्शन मुझे कंफर्म नहीं है कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 4। जीरो रेट सप्लाई का जो सेक्शन है वो सेक्शन 4 है, जिसमें वो लॉ कहता है कि अगर कोई पर्सन क्या करता है, गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, या एक्सपोर्ट्स के अलावा वो गुड्स जो 5th स्केड्यूल के अंदर स्पेसिफाइड हैं, उन पर जो सेल्स टैक्स चार्ज होगा वो 0% पे चार्ज होगा। मतलब क्या हुआ, ये सप्लाईज टैक्सेबल सप्लाईज हैं, लेकिन टैक्सेबल हैं एट द रेट ऑफ 0%। गुड्स एक्सपोर्टेड या वो सप्लाईज जो 5th स्केड्यूल में स्पेसिफाइड हैं। जी देखते हैं 5th स्केड्यूल में क्या स्पेसिफाइड है। लॉ कहता है कि अगर एक सप्लायर, एक बिजनेस रॉ मटेरियल, कोई कंपोनेंट्स या गुड्स जो कि फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज रहा है या सेल कर रहा है, एक तरह का रॉ मटेरियल है, किसको सेल कर रहा है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन क्या होते हैं, डेवलपमेंट एरियाज, ये कोई फिक्स एरियाज नहीं होते, ये गवर्नमेंट अनाउंस करती है। जैसे कि अभी रिसेंटली आपको जो गवादर है बलूचिस्तान के अंदर, वो क्या है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। ये इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए क्या करती है, गवर्नमेंट रिलीफ देती है कि जो पर्सन इस एरिया में इंडस्ट्री क्या करेगा, लगाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको कुछ टैक्स रिलीफ मिलते होते हैं। तो लॉ कहता है कि जो पर्सन ऐसे एरिया में मौजूद बिजनेसेस को क्या करता है, सप्लाईज करता है ऐसी गुड्स जिन पर फर्दर क्या करनी होती है, प्रोडक्शन होनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग होनी होती है, तो ऐसी गुड्स को भी क्या करेंगे हम, 0% पे क्या करेंगे, टैक्स करेंगे।
फिर फिफ्थ सेक्शन में एक और पॉइंट है, यहाँ पर कह रहा है कि गुड्स एग्जेम्प्टेड, अगर एक बिजनेस है, सप्लायर है, लेट्स सपोज हम जिसकी टैक्सेशन कर रहे हैं वो है कंपनी ए लिमिटेड, वो अगर मैन्युफैक्चरर बिजनेस है, अगर गुड्स एग्जेम्प्टेड इफ एक्सपोर्टेड बाय ए मैन्युफैक्चरर, अगर एक मैन्युफैक्चरर एग्जेम्प्ट गुड्स को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो फिर वो क्या हो जाएंगी, वो भी एग्जेम्प्ट से लेकर 0% पर क्या हो जाएंगे, जीरो रेटेड में फॉल कर जाएंगे। अब इसमें मैन्युफैक्चरर का को बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है, लॉ कहता है कि अगर आप एक एग्जेम्प्ट गुड्स की सप्लाई करते हैं तो उस पर आपको इनपुट टैक्स जो होता है वो आप क्लेम नहीं कर सकते, वो आपका इनएडमिजिबल होता है। लेकिन जब आप एग्जेम्प्ट गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, आपकी मैन्युफैक्चरर की जीरो रेटेड सप्लाईज हो जाती हैं। तो फिर उस केस में क्या होता है, जीरो रेटेड सप्लाईज पर जो इनपुट टैक्स होता है वो आपका इनएडमिजिबल नहीं होता, वो आपका एडजस्टेबल भी नहीं होता, वो आपका रिफंडेबल होता है। मतलब जो जीरो रेटेड सप्लाईज पर जो मेरा इनपुट टैक्स प्रोपोर्शनेट वैसे मैं कैलकुलेट करूंगा, वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, उस पर जो आपका इनपुट टैक्स होता है वो आपका क्या होता है, रिफंडेबल होता है। तो इसलिए अगर कोई मैन्युफैक्चरर एग्जाम्प्ट गुड्स को अगर वो एक्सपोर्ट करता है तो यहाँ पर उसको क्या बेनिफिट है, एक तो उसको टैक्स रिलीफ मिलेंगे एक्सपोर्ट्स पे जहाँ पर जो ड्यूटीज वगैरह नहीं होती, और उसके अलावा जो उस पर इनपुट टैक्स था एग्जाम्प्ट गुड्स का वो भी क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। ये पॉइंट 2 देखते हैं हम, फिफ्थ पे जो आइटम क्या किए हैं, डिस्कस कर लिए हैं, और जो गुड एक्सपोर्टेड है वो आपकी क्या होती हैं, जीरो रेटेड सप्लाईज होती हैं। जी पॉइंट 2 में वो कहता है, मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि जो आपके डिपार्चर पॉइंट्स होते हैं, मतलब वो पॉइंट्स जहां से आपके जो पर्सन होते हैं आपके कंट्री से किसी और कंट्री में मूव कर रहे होते हैं, जैसे कि आपकी जो बॉर्डर्स होते हैं, अगर आप जा रहे हैं ट्रेन के थ्रू जा रहे हैं, जैसे आपका वाघा बॉर्डर है, अगर आप एयरपोर्ट्स पर देखें, एयरपोर्ट्स पर आपके क्या होते हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट स्टोर्स बने होते हैं, वहां पर भी कुछ स्टोर्स बने होते हैं। तो जो सप्लाईज आप उन स्टोर्स को करेंगे या उन पॉइंट्स को करेंगे जहां पर क्या हो रही है, आपकी डिपार्चर हो रही है, आपके जो पैसेंजर्स हैं दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं जिस जगह, जैसे कि वाघा बॉर्डर है, जैसे आपकी एयरपोर्ट्स हैं, तो उन स्टोर्स को अगर कोई बंदा सप्लाई कर रहा है तो वो सप्लाईज भी क्या कंसिडर की जाएंगी, जीरो रेटेड कंसिडर की जाएंगी। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो कुछ और गुड्स को भी क्या कर सकते हैं, जीरो रेटेड गुड्स डिक्लेयर कर सकते हैं, ये जब चाहे जैसे चाहे। वो किन केसेस में हो सकती हैं, कोई डिजास्टर आ गया है, उसमें करंटली सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए क्या करते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज को रिलीज देते हैं कि जी अब अगर ये इंडस्ट्रीज सप्लाई करती हैं वो जीरो रेटेड सेल टैक्स पे चार्ज होंगी। जैसे कि अभी करंटली कोविड-19, उसमें क्या चल रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जो मेडिकल इंडस्ट्री है उन्होंने क्या किया, उनको को बहुत ज्यादा रिलीफ दी है। मे भी हो सकता है उन्होंने उनका सेल टैक्स भी क्या कर दिया हो, टैक्सेबल सप्लाईज उनको क्या कर दिया हो, जीरो रेटेड सप्लाईज में कन्वर्ट कर दिया हो। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो कह रहा है कि एक्सेप्शन टू द अबव रूल। जी, वो कह रहा है कि अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं लेकिन आपने उन्हीं गुड्स को दोबारा री इम्पोर्ट करना है, वो कैसे हो सकता है कि मेरे पास एक रॉ मटेरियल था, मैंने रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड्स की फॉर्म में लेकर आना था, लेकिन उनको मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लांट है पाकिस्तान में नहीं है, ये मैंने नहीं लगाया हुआ। मैं क्या करता हूँ, उस रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करता हूँ एक कंट्री में, लेट्स सपोज चाइना को एक्सपोर्ट करता हूँ, उनको उनको ऑर्डर देता हूँ कि आप इनको क्या करें, प्रोडक्शन प्रोसेस में से गुजार कर फिनिश गुड्स की फॉर्म में मैं दोबारा क्या करता हूँ, वही गुड्स री इम्पोर्ट कर देता हूँ। तो लॉ कहता है तो फिर वो आपकी गुड्स जीरो रेटेड सप्लाईज नहीं होंगी, वो आपकी क्या होंगी, टैक्सेबल सप्लाईज होंगी। तो ये आपने ख्याल करना है। फिर वो कहता है पॉइंट 2 जो सेकंड एक्सेप्शन क्या है, हैव बीन एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट अंडर द कस्टम्स एक्ट बट आर नॉट एक्सपोर्टेड। जी, आपने एक्सपोर्ट के लिए भिजवा तो दी है, लेकिन अभी इस टैक्स पीरियड के दौरान वो एक्सपोर्ट हुई नहीं है, वो आपकी उनके पास ही पड़ी हुई है कस्टम एक्ट पर, जहाँ पर वो एक्सपोर्ट के जो प्रोसीजर है, जहाँ पर प्रोसेस सारा चल रहा होता है, वो भी क्या होती हैं, आपकी एक्सपोर्ट कंसिडर की नहीं की जाती। जब आपकी एक्सपोर्ट कंसिडर नहीं की जाएंगी तो वो आपकी जीरो रेटेड सप्लाईज भी नहीं होंगी। या गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कंट्री स्पेसिफाई कर दिया कि इस कंट्री को अगर आप एक्सपोर्ट करते भी हैं तो फिर भी आपकी उस प्राइस क्या होंगी, टैक्सेबल सप्लाईज होंगी। तो अगर आप ऐसे कंट्री को सप्लाईज करते हैं तो आपकी क्या होंगी, जीरो रेटेड सप्लाईज नहीं होंगी। जी, बेनिफिट क्या है,
मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जो इनपुट टैक्स पेड होता है, लेट्स सपोज मैंने ऐसी सप्लाई, मैंने क्या किए हैं, कंपनी ए से कुछ परचेजेस किए हैं, मैंने इन्वेंट्री परचेज की है, फिर उस इन्वेंट्री को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है। अब ये एक्सपोर्ट क्या है, मेरी जीरो रेटेड सप्लाईज हैं, और जो मैंने परचेजेस की थी इन एक्सपोर्ट इन जीरो रेटेड सप्लाईज को करने के लिए, उन परचेजेस पर जो मैंने इनपुट टैक्स पे किया था, वो मेरा क्या हुआ है, रिफंडेबल है, मैं गवर्नमेंट से रिफंड कर सकता हूँ। अब हम यहाँ पर एग्जाम सप्लाई और जो जीरो रेटेड सप्लाई में डिफरेंस भी देखते हैं, और इसमें हमारी एग्जाम सप्लाई भी डिस्कस हो जाएंगी। डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है? Zero rated supplies means a taxable supply which is charged to tax at the rate of 0%. Exempt supply क्या है? Exempt supply means a supply which is exempt from tax under section 13. अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो exempt supply है वो क्या है? Supply means supply which is exempt from tax under section 13. वो by default ही क्या है? Exempt supply है, आपने उस पर कोई टैक्स चार्ज नहीं करना। ये प्रोडक्ट्स कवर्ड कौन सी हैं? लॉ कहता है कि जो आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, या उसके अलावा जो आपकी फिफ्थ स्केड्यूल में जो आपकी जो आइटम्स डिक्लेयर्ड हैं वो आपके क्या है, उन पर आपको जो टैक्स होगा वो जीरो रेटेड टैक्स होगा, जब भी हम डिस्कस कर भी चुके हैं। एग्जेम्प्ट सप्लाईज कौन सी हैं? जो सिक्स स्केड्यूल के अंदर आपकी जो सप्लाई, जो गुड्स की जो डिटेल्स गिवन है आपके सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर, वो आपकी क्या है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज हैं। और हमारे सिलेबस में स्केड्यूल्स नहीं है, तो हमें कुछ भी स्केड्यूल्स में गुड्स को याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी गुड्स एग्जेम्प्ट हैं, कौन सी टैक्सेबल हैं। तो वो हमें क्वेश्चन में खुद बताएगा कि हाँ जी ये जो गुड सप्लाईज हैं ये एग्जेम्प्ट सप्लाईज हैं या नहीं सप्लाईज। तो आप परेशान ना हो कि स्केड्यूल में हमने याद करना है कि नहीं याद करना। जी, जो जीरो रेटेड सप्लाईज हैं उस केस में आपने टैक्स सेल्स टैक्स इनवॉइस लाजमी इशू करनी है। उस पे आपने क्या करना है, जो सेल्स टैक्स चार्ज करना है वो 0% पर चार्ज करना है। लेकिन जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज हैं उस केस में आपको सेल्स टैक्स चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन, जी, जो पर्सन जो बिजनेस जीरो रेटेड सप्लाईज को क्या कर रहा होगा, जीरो रेटेड सप्लाईज कर रहा होगा, उसके लिए एफबीआर के साथ सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। लेकिन जो पर्सन जस्ट एग्जाम सप्लाईज कर रहा है, बिजनेस जो कर रहा है उसकी जस्ट एग्जाम सप्लाईज है, उसकी पर टैक्सेबल और जीरो रेटेड सप्लाईज नहीं है, तो उस पर्सन को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो क्या करे, सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर हो या ना हो, उसकी मर्जी है। रजिस्टर हो तो उसकी अपनी मर्जी है, अगर ना हो तो भी क्या है, उसकी अपनी मर्जी है। ये इनपुट टैक्स का क्या बेनिफिट मिलेगा? जो आपकी जीरो रेटेड सप्लाईज होंगी उसका जो इनपुट टैक्स आपका बनेगा वो आपका रिफंडेबल है। लेकिन जो आपका एग्जाम सप्लाई जो आपने की है उन पर जो आपने इनपुट टैक्स पे किया होगा वो आपका ना, वो आपका ना तो रिफंडेबल है, ना वो आपका एडजस्टेबल है। तो ये थी आज की कुछ डेफिनेशन जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम अपनी डिस्कशन को क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे।